जो लोग बरसों से मुझे टीवी पर देख रहे हैं, जो मेरी बात पर भरोसा करते हैं, उन्हें गुमराह करने की कोशिश की गई। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक दिन उस्ताद अमजद अली खान साहब मुझे एक जगह मिले। उन्होंने कहा कि रजत जी, आप भले आदमी हैं, अच्छा काम करते हैं, मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप डायबिटीज की दवाई न बेचें। तो मैंने उस्ताद जी को समझाने की कोशिश की, कहा वो मेरा फेक वीडियो है, मैं कोई दवाई नहीं बेचता। लेकिन वो एआई फेक वीडियो ऐसी बातों को, ऐसे शब्दों को समझ नहीं पाए। मैं समझाता रहा और वो मुझसे कहते रहे कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, आप ये क्यों करते हैं, ये ना करें। उस दिन से इस बात को लेकर मैं काफी चिंतित था। फिर एक के बाद एक और वीडियो बनाने आते गए सामने। और ये फर्जी वीडियो वाले जो बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं, कैसे काम करते हैं, ये आपको एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूं। कई साल पहले, आज की बात में, मैंने अमिताभ बच्चन का एक इंटरव्यू किया था। छोटा सा इंटरव्यू था। यह तब की बात है जब उनकी फिल्म भूतनाथ रिलीज हुई थी। तो मैंने अमित जी से उस दिन थोड़ी सी बात की थी, थोड़ी नरेंद्र मोदी के बारे में और बाकी भूतनाथ फिल्म के बारे में। आज मोहन भागवत ने एक बार फिर वही बात कही, इस बार और भी जोरदार तरीके से कही, साफ साफ लफ्जों में कही। मोहन भागवत ने क्या कहा? कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनने के लिए मंदिर मस्जिद के झगड़े पैदा कर रहे हैं। यह गलत है, इस तरह की हरकतों पर रोक लगनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा, इसके बजाय हमारे देश को दुनिया के सामने सद्भाव की मिसाल पेश करनी चाहिए। मोहन भागवत ने हवाला दिया राम मंदिर का। उन्होंने कहा कि कुछ विशेष स्थान हैं, विशेष परिस्थितियां हैं जो हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं, जैसे अयोध्या करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ी है, इसलिए वहां राम मंदिर का निर्माण हो गया, वो ठीक है। लेकिन अब एक फैशन चल पड़ा है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, इसलिए इस तरह के मुद्दे बार बार उठाए जा रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा, यह देश के लिए, आपसी मेलजोल के लिए, सौहार्द के लिए नुकसानदेह है। मोहन भागवत पुणे में थे, संजीवन व्याख्यान माला में बोल रहे थे। विषय था इंडिया द विश्व गुरु। मोहन भागवत ने कहा, विषय अच्छा है, भारत विश्व गुरु रहा है, भारत की पहचान विविधता है, तमाम धर्मों और विचारों को मानने वाले लोग यहां 3000 साल से मिलजुल कर रहते आए हैं। हमें अपनी इस पहचान को और मजबूत करना है। मोहन भागवत ने कहा, देश में आपसी झगड़े पैदा करने के बजाय मेल जोल से रहने से और सभी समुदायों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव की एक मिसाल कायम करनी चाहिए। ऐसी मिसाल जो दुनिया के लिए रोल मॉडल बन सके। मोहन भागवत ने कहा कि जो लोग ऐतिहासिक गलतियों को ठीक करने, गड़े मुर्दे उखाड़ने को राजनीतिक कामयाबी का फॉर्मूला समझ बैठे हैं, वो देश के साथ ठीक नहीं कर रहे। उनको इस तरह के विवाद पैदा करने से बाज आना चाहिए। ये चेतावनी दी उन्होंने। ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात सद्भाव अगर दुनिया को चाहिए तो हमें अपने देश को इसका मॉडल बनाना चाहिए। आस्था का सम्मान होना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। हाँ, बन रहा है। ये हिंदुओं की आस्था का स्थान है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वे ऐसा करके नेता बन जाएंगे। योगी आज अयोध्या में थे, पंच नारायण यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। योगी ने हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के दर्शन किए और इसके बाद रामलला की पूजा की। फिर यज्ञ स्थल पर पहुंचे। यहां योगी ने कहा कि यज्ञ सनातन संस्कृति की प्राचीन परंपरा है, इसमें सबके कल्याण का भाव छुपा है। वातावरण के शुद्ध होने का लाभ सभी प्राणियों को मिलता है, यही सनातन की सबसे बड़ी ताकत है। योगी ने भी बांग्लादेश का उदाहरण दिया, कहा कि सनातन धर्म ने ही विश्व बंधुत्व का संदेश दिया है, सभी धर्मों के लोगों की सहायता की है, लेकिन बदले में हिंदुओं के साथ वैसा व्यवहार नहीं हुआ। ये दुख की बात है। लेकिन फिर भी हमें अपनी सनातन की परंपरा को छोड़ना नहीं है। दुनिया में आज जो गड़बड़ियां दिख रही हैं, वो विश्व बंधुत्व की भावना से ही दूर हो सकती है। सनातन दुनिया को मुक्ति का रास्ता दिखा सकता है। इसलिए अब सबसे जरूरी है कि जाति मजहब के भेदभाव भुलाकर सनातन की भावना को और मजबूत किया जाए। अपना पराया भूलकर सब मिलजुल कर रहें। योगी ने कहा, अगर सब मिलकर रहेंगे
तो देश मजबूत होगा, इंसानियत मजबूत होगी और सनातन भी मजबूत होगा। आज जुमे की नमाज होनी थी, शुक्रवार का दिन था। संभल में 46 साल बाद खुले मंदिर के सर्वे के लिए टीम पहुंची थी, इसलिए प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए थे, सुरक्षा के इंतजाम थे, लेकिन न किसी तरह की सख्ती की जरूरत पड़ी, न किसी ने हंगामा किया। एएसआई की टीम ने मंदिर के सर्वे का काम बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप पूरा कर लिया। सुबह सुबह ये काम खत्म हो गया। एएसआई की टीम के 4 मेंबर्स की टीम करीब 6 बजे कार्तिकेय महादेव मंदिर पहुंची थी। मंदिर के अंदर मौजूद मूर्ति की तस्वीरें ली गई, मूर्तियों की कार्बन डेटिंग के लिए जरूरी सैंपल्स लिए गए। फिर ये टीम मंदिर के बगल में मौजूद उस कुएं के पास गई जहां से देवी देवताओं की मूर्तियां निकली थी। इसके बाद एएसआई की टीम इसी इलाके में मौजूद भद्रकाश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी, प्राचीन तीर्थ शमशान बर्जी जैसे 5 तीर्थ स्थानों पर गई, वहां इंस्पेक्शन किया। फिर संबल के 19 कूपों का निरीक्षण किया। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ। 11 लोग जिंदा जल गए, 35 लोग बुरी तरह झुलस गए। आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। जयपुर के पास नेशनल हाईवे पर सुबह सुबह करीब 5:30 बजे एक एलपीजी टैंकर और एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। जोरदार ब्लास्ट हुआ, चारों तरफ आग ही आग दिखाई दी। आसपास मौजूद दर्जनों गाड़ियां कुछ ही पल में भयानक आग की चपेट में आ गई। लोगों को समझने का मौका भी नहीं मिला, गाड़ियों में बैठे लोग जिंदा जल गए। कई किलोमीटर तक ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। जब तक लोग पहुंच पाते तब तक तो नेशनल हाईवे शमशान में तब्दील हो चुका था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो हादसे के तुरंत बाद की हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट के वक्त क्या मंजर रहा होगा। यह हादसा कैसे हुआ, यह आग क्यों लगी, इतनी भीषण आग क्यों लगी, यह आपको बताता हूं। असल में एलपीजी से भरा टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ जा रहा था। टैंकर को आगे फैक्ट्री एरिया की तरफ जाना था, इसलिए टैंकर के ड्राइवर ने हाईवे पर बने कट से यू टर्न लिया। सड़क के दूसरी तरफ से एक ट्रक फुल स्पीड में आ रहा था। यह ट्रक अचानक सामने आए टैंकर से टकरा गया। एक्सीडेंट के कारण टैंकर के नोजल टूट गए और पूरे प्रेशर के साथ एलपीजी बाहर निकलने लगी। इसी दौरान एक और ट्रक ने हादसे का शिकार हुए ट्रक को पीछे से टक्कर मारी। इस एक्सीडेंट से चिंगारी उठी और एलपीजी ने आग पकड़ ली। बड़ा ब्लास्ट हुआ, चारों तरफ आग के शोले उठे और आसपास खड़ी दर्जनों गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। क्योंकि एलपीजी टैंकर के पीछे केमिकल से भरे कुछ दूसरे टैंकर भी थे। मामला बिहार का है, हाजीपुर जिले का है, लालचंद ब्लॉक का है। सरकारी स्कूल के हेडमास्टर मिड डे मील में बच्चों के लिए आए अंडे चुराते हुए कैमरे पर पकड़े गए। गांव के लोगों ने गुरुजी की चोरी का वीडियो बना लिया। स्कूल पहुंचकर हंगामा किया तो भेद खुल गया। असल में बिहार सरकार सर्दी में मिड डे मील में बच्चों को खाने के साथ अंडे दे रही है। लालगंज के रिखर गांव में सेकेंडरी स्कूल में हर रोज अंडे कम पड़ रहे थे। सभी बच्चों को अंडा नहीं मिल पाता था। हेडमास्टर साहब से पूछा गया तो वो कह देते थे अंडे कम आए थे, वो क्या कर सकते हैं। गांव वालों को शक हुआ, उन्होंने नजर रखनी शुरू की। एक दिन हेडमास्टर सुरेश साहनी अंडे चुराते हुए पकड़े गए। गांव वालों ने चुपके से अंडों की चोरी का वीडियो बना लिया और सबूत के साथ स्कूल पहुंचे। हेडमास्टर सुरेश सैनी से पूछा कि वो अंडे क्यों चुरा रहे थे, तो मास्टर साहब ने एक अलग कहानी बताई। उन्होंने कहा स्कूल में बच्चे ज्यादा हैं, अंडे कम आए थे, इसलिए वो 10 अंडे और निकालकर कुक को देने गए थे। उन्होंने चोरी नहीं की बल्कि बच्चों के लिए अंडे लाकर दिए। हमारे विद्यालय में 220 बच्चा थे, हमको 210 अंडा मिला था। वो रसोईया ट्रे लेके इस ऑफिस में आ गए। 10 हमको कहा कि सर 210 अंडा हमको मिला। हम कहे कि 10 अंडा का फिर 210 में कैसे होगा, तो हम गए वहाँ पर, तो ट्रे ऑफिस में था। वहाँ पर जाकर जब कहने लगे तो एगो झोरा जो फटा पूरा झोरा जो था उसमें 10 अंडा लेकर दिया, हम दे दिए रसोईया को
और रसोईया के ट्रे में छीन दी। अब मैं आपको मध्य प्रदेश के करप्शन की मिसाल दिखाता हूं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। यह करप्शन बड़ा है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और लोकायुक्त की टीमें लगातार रेड कर रही हैं। इस दौरान कल रात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर मिली कि भोपाल के मेंडोरी इलाके में एक कार लावारिस हालत में खड़ी है जिसमें सोने की ईंटें हैं और बड़ी मात्रा में कैश भरा हुआ है। इनकम टैक्स के अफसर पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे, गाड़ी की जांच की तो 52 किलो सोना और करीब 10 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। पता लगा यह गाड़ी ग्वालियर के रहने वाले चेतन सिंह गौर के नाम में रजिस्टर्ड है और चेतन सिंह गौर अब तक सामने नहीं आया है। पुलिस उसे तलाश रही है। भोपाल जोन 1 की डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इनोवा में मिले कैश और सोने का सोर्स क्या है। अब बात पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत की। वो 25 दिन से अनशन पर बैठे हैं और उनकी हेल्थ को लेकर 2 तरह की एक्सट्रीम ऑपोजिट बातें आज सामने आई। एक तो आई पंजाब सरकार की तरफ से और दूसरी किसान नेताओं की तरफ से। तो पहले पंजाब सरकार ने क्या कहा यह आपको बता देता हूं। पंजाब सरकार के वकील ने आज डल्लेवाल की मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की और उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी कि कल डल्लेवाल के कई टेस्ट कराए गए, उनका ईसीजी नॉर्मल है, उनके सारे पैरामीटर लिमिट में हैं। बात सुनकर सुप्रीम कोर्ट के जज हैरान हो गए। अदालत ने कहा कि 25 दिन से एक आदमी अनशन पर बैठा है, उसकी हालत इतनी ठीक कैसे हो सकती है। कोर्ट ने कहा पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर 2 जनवरी को डल्लेवाल की मेडिकल कंडीशन की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। अगर उनकी हालत बिगड़े तो पंजाब सरकार उससे पहले भी कोर्ट आ सकती है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की डबल बेंच थी और दोनों ने कहा कि डल्लेवाल की सेहत की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है और सलाह भी दी कि अगर डल्लेवाल को धरने की जगह पर जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना हुआ है वहां रखा जाए तो बेहतर होगा। चलते चलते आपको एक और अच्छी खबर बता दूं, रूस और यूक्रेन के बीच की जंग खत्म हो सकती है। आज पहली बार पुतिन ने इस बात के संकेत दिए। पुतिन ने कहा वो ट्रंप के साथ बिना शर्त बातचीत करके जंग खत्म करने के लिए तैयार है। मॉस्को में अपनी एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात करेंगे। पुतिन ने कहा अगर ट्रंप कहेंगे तो वो उनके साथ मिल भी सकते हैं। पुतिन ने कहा कि ट्रंप के साथ मिलकर वो यूक्रेन युद्ध का सॉल्यूशन निकालने के लिए राजी हैं, क्योंकि रूस तो हमेशा बातचीत से मसला हल करना चाहता था, लेकिन यूक्रेन ही बात के लिए तैयार नहीं होता। पुतिन ने कहा कि बातचीत का नतीजा कॉम्प्रोमाइज से ही निकलता है और वो युद्ध को लेकर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार है, बशर्ते ट्रंप यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को इसके लिए तैयार कर ले। असल में ट्रंप ने इलेक्शन के दौरान और फिर बाद में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद यह कहा था कि वो चुटकियों में यूक्रेन युद्ध खत्म करा देंगे। ट्रंप ने इसी महीने पेरिस में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात की थी। अब पुतिन के इस बयान से क्लियर है कि रूस बातचीत के टेबल पर आने को राजी है, बस डील अच्छी मिलनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता कि हमारी मुलाकात कब होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी मुलाकात के बारे में अब तक कुछ नहीं कहा। मैंने उनसे पिछले 4 साल से बात नहीं की है। हाँ, निश्चित रूप से मैं उनसे कभी भी बातचीत के लिए तैयार हूँ। अगर वो चाहेंगे तो मैं उनसे मुलाकात के लिए भी तैयार हूँ। हमने हमेशा कहा है कि हम हमेशा बातचीत करने और समझौते के लिए तैयार हैं। सच तो ये है कि दूसरा पक्ष यानी यूक्रेन हमेशा बातचीत से इनकार करता रहा है और हम तो हमेशा वार्ता के लिए तैयार रहे हैं। और याद रखिए, बातचीत का नतीजा समझौते की शक्ल में ही सामने आता है।